मीडिया के सभी साथियों, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, कैमरा जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन्स, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हालांकि कल की रात बड़ी उम्मीद थी पूरे देश को कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे। हमारी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जो आशा थी कि वर्ल्ड कप हम लोग जीत पाएंगे इस बार, वो नहीं हो पाया। अभी उस दुख से हम लोग पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह जो है चुनावी वक्त है और जिम्मेवारियां हैं, आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ आना हुआ। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और सीधे सीधे हम दो चार बातें आपके समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा आपके प्रश्न हो और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे अव्वल बात तो ये कि इस बार के राजस्थान के चुनाव में सबसे जो खास बात है, जिसकी चर्चा देश के हर कोने में, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के दूसरे हिस्से में भी जो हम जा रहे हैं, तो राजस्थान की चर्चा जरूर होती है प्रमुखता से। उसकी वजह यह है कि राजस्थान ने एक बार फिर से देश के समक्ष ये साबित किया है कि जब भी मौका होता है नंबर 1 बनने का, राजस्थानी लोग पीछे नहीं हटते। उस अवसर को वो गंवाते नहीं हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और इस बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने, माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने, जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसका भरपूर लाभ जो है जनता को दिया है। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो देश में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। और तो राजस्थान इटसेल्फ वीरों की भूमि है, बलिदान की भूमि है, स्वर्णिम इतिहास है इस प्रदेश का। लेकिन हम आजादी के बाद भी अगर देखें तो जो देश के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, चाहे आप मनरेगा की बात करें, चाहे आप सूचना के अधिकार की बात करें, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग भी आज दुनिया में वेलफेयरिज्म को लेकर के बहस कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। एक सीधा सा सवाल है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में हमको सुरक्षा, सहायता, न्याय ये मुहैया कराती है। हम हर चीज में टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में सरकार हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करती है। ये लोकतंत्र का मॉडल है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दशकों में ये दिखा गया कि सरकार हमसे अलग अलग तरह का टैक्स तो ले रही है, लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सड़क पे चलना फ्री नहीं है, तेल खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, कार खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, फिर उसी कार को लेकर के जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स लग रहा है। अलग अलग तरह के जो है टैक्स लग रहे हैं, सेस लग रहा है, लेकिन बदले में कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं, स्वास्थ्य की मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी नहीं, सड़क बनाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं। तो आखिर सरकार क्या करेगी? सरकार हम क्यों चुनते हैं? यह प्रश्न जो है लोकतंत्र के भीतर पैदा हुआ। पूरी दुनिया में इसको लेकर के एक बहस हुई और राजस्थान ने इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा कि हम जनता से टैक्स लेंगे। अगर अदानी जैसे बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो किसानों का भी कर्जा माफ किया जाना चाहिए। अगर नेताओं को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन देना पड़ेगा। अगर मंत्री की सुरक्षा के लिए जो कांस्टेबल लगे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो मंत्री को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर मंत्री को रहने के लिए घर मिलेगा, अगर उनको फ्री बिजली मिलेगी, अगर उनको टेलीफोन का भत्ता मिलेगा, अगर उनको यात्रा की भत्ता मिलेगी, तो देश की आम जनता को भी मिलना चाहिए। और ये मॉडल लेकर के जो है राजस्थान की सरकार आई और उसका नतीजा ये हुआ
कि प्रधानमंत्री जब प्रचार के लिए आए, हालांकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो है विभाजन, नफरत, जाति की बात, धर्म की बात, दंगे की बात, लेकिन वो भी योजनाओं की बात करने लगे। और आप देखिए कि किस तरीके से उनको अपना मैदान छोड़ना पड़ा। वो किसी भी चुनाव में जाते थे तो नफरत और विभाजन की बात करते थे, बंटवारे की बात करते थे। यहां आकर के वो भी कह रहे हैं कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की कि आप 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किए तो जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी सरकार में आना चाहती है, वो भी कह रही है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो देंगे क्यों? देना शुरू कर दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, असम के मुख्यमंत्री आए थे, असम में आपकी सरकार है। आप देना शुरू कर दीजिए ना। आप बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। आप बताइए कि किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा? अगर लाखों करोड़ कर्जे जो है पूंजीपतियों के माफ हो सकते हैं, अदानी जैसे बिजनेसमैन के माफ हो सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं माफ हो सकते? ये एक मॉडल राजस्थान लेकर के आया है और आप सब लोग इस बात को नोट कर रहे होंगे। ये अपनी मुंह अपनी प्रशंसा करने की बात नहीं है। आप राजस्थान में किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए, भाजपा दफ्तर में जाकर के भाजपाइयों से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि अशोक गहलोत जी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अशोक गहलोत जी ने बहुत शानदार काम किया है। चिरंजीवी योजना की इतनी प्रशंसा हो रही है कि हर किसी को पता है अब उनके मन में कोई असुरक्षा नहीं है। उनके लिए बच्चों की अच्छी पढ़ाई संभव है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसमें भी बेईमानी देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे साहब, मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाएगा, कैम्ब्रिज जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, तो क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है? अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता है तो गृह मंत्री ने अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। तो हर कोई तो देश का गृह मंत्री नहीं है कि उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। तो ये मॉडल राजस्थान लेकर के आया है और ये मॉडल जनपक्षीय मॉडल है, ये मॉडल जन कल्याणकारी मॉडल। इस मॉडल में वही बात को दोबारा रीइंस्टेट किया गया है जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हम जनता के टैक्स से ही सब कुछ करते हैं। मंत्री जी का हवाई जहाज भी जनता के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल किस्ता भी जनता के पैसे से ही बन रहा है। जनता के पैसे से ही बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी कर्जा माफ किया जाता है। मंत्री जी का कार भी जनता के पैसे से आता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जनता के पैसे से ही मिलता है। जब सब कुछ जनता का है तो जनता को वापस करना, इसको रेवड़ी कहना बेईमानी है। पहले ही इसको रेवड़ी कहना शुरू किया जब इन्होंने देखा कि जनता इस बात से नाराज हो रही है और वह इस बात से खुश हो रही है कि उसके लिए चिरंजीवी योजना लाई गई है, गृह लक्ष्मी योजना लाई गई है, सस्ता खाना देने की व्यवस्था की गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब देखा कि जनता इस बात से नाराजगी जता रही है तो अचानक से उन्होंने जो है अपने बात को पलट लिया। बात पलटने में तो भाजपा माहिर है। पहले जो है उन सारी योजनाओं को रेवड़ी बता रहे थे। जब जनता ने उसको कहा कि ये रेवड़ी नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा राइट है, और जब जनता के अंदर इस बात का असर होना शुरू हुआ, पहली बार आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कहीं कहीं आपको किसी नेता से कोई नाराजगी मिल सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बात को देखते हुए फिर बीजेपी के पास एक ही रास्ता बचता है, वो जो है ऊंच नीच, जात पात, धर्म, बंटवारा, नफरत, उस पे वो उतर आए हैं। एक तरफ वो अपने संकल्प की भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको उन संकल्पों को पूरा नहीं करना है, उनकी आदत है कि बस वो कहते हैं। आप सब जानते हैं उन्होंने ही पहले 15 लाख रुपया सबके खाते में पहुंचाने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। 2022 तक पक्का मकान बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसीलिए वो जो वादा भी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि
हमारी गारंटी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। सर, गारंटी की क्या बात है? आप तो हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस से ज्यादा देश में आपकी पार्टी की सरकार है, आप लागू कर दीजिए ना। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्थान मॉडल बनाया है, आप बताइए कि ये मॉडल जो है आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस पे स्टैंड लीजिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आप स्टैंड लीजिए कि आप चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे। आप देश भर में जो है आम गरीबों विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। आप ये लागू कीजिए कि पूरे देश में जो 450 रुपए में 500 रुपए में लोगों को सिलेंडर मिलेगा। आप ये लागू कीजिए जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने 3 लाख तो सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख से ज्यादा मनरेगा में लोगों को काम मिला है, लगभग 90 लाख, और 1 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो आपको नोट करना चाहिए इस बात को कि भारत की सरकार ने जो ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को जो कंसेशन मिलता था रेल में, उसको बंद कर दिया है। और कह रहे हैं ये कि हम देंगे, ये नहीं देंगे, जो मिल रहा है वो भी ये बंद कर देंगे। इसीलिए ये राजस्थान में एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के लोगों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के माताओं की जय, भारत के बूढ़ों की जय, भारत के बच्चों की जय, भारत के महिलाओं की जय, भारत के अंदर गरीबों की जय। देश सिर्फ 2-4 मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, देश इस देश के 140 करोड़ लोगों के रहने वालों का है। और जय कहने का मतलब ये होता है कि आप उनके लिए कुछ कर दें। आपके काम को अगर हम देखें तो आप कहते हैं भारत माता की जय, करते हैं अदानी भैया की जय। सारा एक एक करके पोर्ट जो है आपने अदानी को दे दिया है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जयपुर पोर्ट भी जो है अदानी को देने की बात हो रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट सकते हैं। तो एक मॉडल राजस्थान ने दिया है, पहली बार मैं समझता हूं, अगर मैं ठीक हूं तो बड़े जोर शोर तरीके से, शानदार तरीके से राजस्थान के चुनाव में योजनाओं की बात हो रही है। और हम अपने पिच पर उनको लेकर के आए हैं। वो भी ये कहना शुरू किए कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी बात की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है उनकी बात की। मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर ये गारंटी बीजेपी की होती, अगर ये गारंटी आरएसएस की होती, अगर ये गारंटी वसुंधरा राजे की भी होती तो 5 गारंटी में से वो एक गारंटी जरूर पूरा कर देते। न कोई इनके पास चेहरा है, न इनका चाल है, न चरित्र है, न इनकी नीति है, न नीयत है। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं राजस्थान के लोगों से अपील करता हूं कि इस बार राजस्थान के चुनाव में सरकार नहीं बनेगी, परिपाटी बदलेगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिपाटी बदलती है। और कि कुछ राज्यों का अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने रखें, जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लोगों ने चुनाव हरा दिया, धामी साहब चुनाव हार गए थे, वहां तो बीजेपी की सरकार बन गई। फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनेगी? मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को यह फैसला लेना है, राजस्थान के लोगों ने यह फैसला ले लिया है। और राजस्थान में इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि परिपाटी बदलेगी। और इस बार जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत होगी। और हमारा जो गारंटी है, उस गारंटी को हमने सिर्फ गारंटी के रूप में कागजों पे लिखा नहीं है, ऑलरेडी 5 साल के सरकार में उन गारंटियों को हमने लागू किया है। जनता इस बार अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लिए काम करती है, उस सरकार को अपना आशीर्वाद देगी। और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार की दोबारा जो है पुनरावृत्ति होगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो भी आपके मन में प्रश्न है आप पूछें, मैं बैठा से लोग उसका जवाब देंगे। भैया कुमार जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप जो टैक्स की बातें कर रहे हैं, जो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में तो अभी ऐसे नेता को दबदबा बनता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों में, जो व्यक्ति टैक्स, रंगदारी टैक्स से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, फिर सत्ता में आकर के तो टैक्स नहीं वसूलेगा, जनता को राह कहां से देगा? मैं जो कह रहा हूँ वो आपके सामने है। मैं जो कह रहा हूँ वो आपके प्रदेश में लागू हो चुका है। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहा हूँ। और उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ।
जनता के तौर पे हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है उस टैक्स के बदले हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, सुरक्षा मुहैया कराए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करे और रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करे, समाधान करे। युवाओं का चुनाव में काफी अहम रोल होता है और पेपर लीक की वजह से जो युवा है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित भी हैं और साफ कह भी दिया युवाओं ने कि कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया और जो पेपर लीक के मामले हैं वो लगातार बढ़े ही, घटे नहीं। तो क्या कहना है आप? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। पेपर लीक के सवाल को इस देश में सबसे ज्यादा मुखरता से गति से संगठन ने उठाया है वो एनएसयूआई है। इसके खिलाफ जो है हर प्रदेश में हमने आंदोलन किए हैं और यह बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि एनएसयूआई ने इस प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। ये नैतिकता का तकाजा है, ये वक्त की जरूरत है। पेपर लीक कहीं भी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना पड़ेगा और पेपर लीक के संबंध में एक मजबूत कानून ला करके जो भी लोभी लोग हैं, जो इसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सख्त कानून बना करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और यहाँ पर कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कार्रवाई नहीं की गई है, राजस्थान में कार्रवाई की गई है और मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि हमारी सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, यूथ के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हम सड़क पर उतरने से नहीं हिचकेंगे और हमारी पार्टी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि देश में जहां जहां हमारी सरकार हो, इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना है और इसमें शामिल लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि दूसरे प्रदेश के लोग जो हैं उनको ये मैसेज जाए और जो ये करने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज जाए कि अगर हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम जेलों में सड़ेंगे। राजस्थान की सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और आने वाले दिनों में भी इस तरह का अगर कोई मामला होगा न सिर्फ इसको रोकेंगे बल्कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आप बात कर रहे हैं, जात पात बांटने की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, लेकिन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या बंटवारा नहीं होगा इससे जात पात? देखिए, बात बताइए तो हम इस देश में अगर पेड़ गिनते हैं, पशु गिनते हैं तो ये बंटवारा है, लोगों को गिनते हैं तो ये बंटवारा है। सर इसी क्लास में मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, अपनी बात बोल करके चला जाऊंगा, अभी बात सुनूंगा और आपको मैंने कोई प्रश्न तो दिया नहीं है लिख के, ये कोई स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, धैर्य से सुनिए, सबका जवाब। देश के भीतर लोगों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी जुटाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और आप बताइए कि पिछले 10 साल से जो पेंडिंग सेंसस था वो तो हुआ ही नहीं। और सिंपल आप बताइए, आपके घर में खाना बनता है सुबह शाम, तो जितना सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनता है ना। 5 लोग जो है उनके लिए खाना बनता है, अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना बनता है। आपके घर में मान लीजिए कोई त्योहार है या शादी है, ब्याह है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, गेस्ट लिस्ट के हिसाब से जो है आप खाना बनवाते हैं। गिनने में क्या परेशानी है और इसको हम बंटवारा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक्सरे है कि देश के अंदर सभी जातियों की क्या स्थिति है वो देश को पता चल जाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि गिनने के बाद जो किसी का छीन करके किसी को दे दें, ये जातिवाद। देखिए, जातिवाद में और जाति को गिनने में जमीन आसमान का फर्क है। जातिवाद ये होता है, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि हम दोनों किसी एग्जाम में गए हैं और हम दोनों की जो है बराबर मेरिट है, लेकिन इनको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि इनके जाति का व्यक्ति जो है वहां पे अफसर है, ये जातिवाद है। लेकिन हम दोनों की वस्तु स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका मूल्यांकन अगर सरकार करेगी तो ये जातिवाद नहीं है। किसी जाति के खिलाफ कोई काम करे तब तो वो जातिवाद होगा। गिनने में क्या जातिवाद है? और गिनना कोई आज ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू कर रहे हैं। 2011 में भी सेंसस हुआ था, 2011 में भी गिने गए थे, आजादी के पहले से गिना जा रहा है साहब, ऐसा नहीं कि आज गिना जा रहा है। तो सरकार के पास डेटा होना ये तो जरूरी चीज है और ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है
कि डेटा इज न्यू पेट्रोलियम। जिसके पास जितना डेटा होगा वो देश जो है उतना मजबूत होगा, उतना शक्तिशाली होगा, उतना ताकतवर होगा। और सरकार ने ही तो आधार कार्ड बनवाया ना, तो आधार कार्ड बनवाना हम कह देंगे ना भैया आप तो देश का बंटवारा कर रहे हैं। ये समय की मांग है, ये समय की जरूरत है कि सभी जातियों की वस्तु स्थिति क्या है। 70 साल से ज्यादा हो गए देश की आजादी को, तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में, किसानी में, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों की वस्तु स्थिति क्या है, इसका एक्सरे करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक डेटा आपको आज आपके सामने देता हूं, इस देश की स्थिति क्या है। और इसमें जानते हैं ये हम सब के पक्ष में है, किसी के खिलाफ नहीं है। इस देश की स्थिति ये है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात। हमारे देश के एक पूंजीपति जो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल हो गए हैं। देश की वस्तु स्थिति क्या है? देश की वस्तु स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो पैसा कहां जा रहा है? धन कहां जा रहा है? धन का बंटवारा क्या है? 1% लोगों के पास, आंकड़ा नोट कीजिएगा, देश की 99% प्रॉपर्टी है, 99%। आप विधानसभाओं को उठा करके देख लीजिए, हो सकता है कि हमारे पार्टी के भी जो है करोड़पति एमएलए हों, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसीलिए हम सबके हक की बात है, इसमें यहां बैठे हुए लोग और वहां बैठे हुए लोग सबके हक की बात है कि आप लोकसभा और विधानसभा की स्थिति देख लीजिए। एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा, और ये मैं कह रहा हूं ओरिजिनल, ये जो वो दिखाते हैं एफिडेविट में, बेईमानी का तो छोड़ दीजिए, डुप्लीकेट बेनामी संपत्ति, 100 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर्टी है। आप इस बार जो है एडीआर का डेटा उठा करके देख लीजिए कि कितने करोड़पति जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश की वस्तु स्थिति क्या है? मैं तो कहता हूं ये राहुल जी का बहुत साहसी अभियान है। इस साहसी अभियान के चलते हो सकता है कि कहते हैं ना वो क्या है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दमता, मेरी कश्ती वहां पे भी जहां पानी का। तो जो अपने बन करके घूम रहे हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। ये तो हमारे आपके सबके हक की बात है कि 99% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास कैसे है। देश जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे पैदा हो गई है, महंगाई कैसे आसमान छू रही है। बार बार प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे 80 की आप बताइए, अगर आप करोड़पति हैं तो आप 5 किलो अनाज देने के लिए जाएंगे? तो किसकी संपत्ति है वो धन कहां एक्यूमुलेट हो रहा है, किस सिस्टम से एक्यूमुलेट हो रहा है? इसी को कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम चुनाव में हमको हेलीकॉप्टर दो और जब हम जीत के आ जाएंगे तो तुमको एयरपोर्ट दे देंगे। ये गेम इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी की बात है और ये डेमोक्रेसी की जरूरत है कि एक्सरे हो, स्कैनिंग हो, देश को पता चले कि इस देश में रहने वाले लोगों की असली स्थिति क्या है। सर, राजस्थान के ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें चिरंजीवी लागू नहीं है। हालांकि सरकार ने कोशिश करी तो हॉस्पिटलों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा। ना ये नहीं होगा। नहीं, कई बड़े हॉस्पिटल आपका जैसे बिरला हुआ, फोर्टिस हुआ, कई ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां जो है, ठीक है, उसकी शिकायत आती है। सवाल है कि उसका निराकरण करने का, समाधान करने का हमारा नीति और नियत है। सरकार का सख्त निर्देश है। हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया लोगों ने, कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि आपको लागू करना पड़ेगा। आज भी लागू नहीं है सर? नहीं, लागू है और लागू करना पड़ेगा। आप लिस्ट लागू नहीं है? हम लिस्ट उठाए हुए हैं सर, आप होमवर्क कर लीजिए, हम लिस्ट उठाए हुए हैं। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। नहीं सर, लागू। कन्हैया जी, 75 से 80% राजस्थान की जो जनता है किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। 20% जो जनता है वही वोट देती है, उसी से सरकार बनती है, बिगड़ती है। ऐसा आपको नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, 20% जो पब्लिक है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए हर 5 साल में सरकार चेंज होती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में होना या हर 5 साल में चुनाव होना, 5 साल में सरकार बदलना, ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रश्न ये है कि जो सरकार 5 साल अच्छा काम करेगी
जिससे सब सहमत भी हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि दूसरी पार्टी के वोटर हैं वो भी सहमत हो रहे हैं अगर इस बात से, अगर उस सरकार को हम मौका नहीं देंगे, अगर हम परिपाटी नहीं बदलेंगे, तो फिर राजनीतिक कल्चर में यह मैसेज जाएगा कि काम करने का कोई मतलब नहीं है, हर 5 साल में तो सरकार बदल ही जाएगी। इसीलिए राजस्थान के आम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि जब जनोन्मुखी सरकार है, जब जन कल्याणकारी सरकार है, जब वेलफेयरिज्म को अपना कमिटमेंट की तरह जो है लागू करने वाली सरकार है, जब यह सरकार कहती है कि हमारा मॉडल यही है कि जितना पैसा इस देश के बड़े धन्ना सेठों को दिया जाता है उतना ही पैसा जो है इस देश के आम लोगों को देंगे, गरीबों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, दलितों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, इस देश के जो है सरकारी नौकरी काम करने वाले लोगों को देंगे, व्यापारियों को देंगे, आम लोगों को जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो उसको अपनी सरकार के तौर पे अपना आशीर्वाद देना, समर्थन देना जरूरी है, ताकि पूरे देश की दूसरी सरकारों को भी हमें मैसेज जाए, या इस प्रदेश में भी जो लोग सरकार बनाने चाहते हैं, जो राजनीति में हैं, जो दूसरे पार्टी में भी हैं, उनको यह मैसेज जाए कि अगर डेमोक्रेसी में जीतना है, अगर डेमोक्रेसी में सरकार बनानी है, तो जन कल्याण को जो है अपना प्राथमिक एजेंडा लेकर के चलना। आप ज्यादा एक मिनट देखिए, आप ये तो देखिए दो बात कह देता हूँ। मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, आपसे भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस जो है इस इथॉस को जो है मेंटेन करें। एक प्रश्न जो पूछ लिया गया है, बार बार उसी प्रश्न को पूछने का मतलब नहीं है। एक मिनट, एक प्रश्न जो ऑलरेडी पूछ लिया है, बार बार उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। आपका भी वक्त बचेगा, हमारा भी। और अलग अलग जो प्रश्न है आप पूछिए, बारी बारी से पूछिए, सारे प्रश्नों का जवाब। जावेद जी, आप जो है जातिवाद को पसंद करते हैं, जाति को पसंद करते हैं? क्योंकि जातिवाद, जाति गणना आपने बात की थी ना, तो जातिगत गणना हम करवाएंगे। हम मानवता को पसंद करते हैं। तो फिर जातिगत गणना योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। उनका कहना है कि इसकी जो कमाई होती है वो आतंकी। वो योगी जी आएंगे तो उसे पूछिए हमसे, हमारी योजना, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के बारे में। सर, आपका भी उदय विद्यार्थी राजनीति से हुआ है। सर, आपका भी उदय मेरे ख्याल से अब प्रश्न की बार बार पुनरावृत्ति है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने जो है आपकी इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? क्योंकि सीटों के वो विधानसभा चुनाव के बाद, अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। सर, आप छात्र राजनीति से आते हैं, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए आपकी सरकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने कहा कि कोविड के चलते सेशन जो है वो इरेगुलर है। लेकिन हमारा कमिटमेंट है, मैं आपको बता दूं, NSY ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरे देश में छात्र संघ चुनाव लागू होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। छात्र संघ के चुनाव अगर होंगे तो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नई पौध आती रहेगी, राजनीति में जो है ताजी हवा का जो है स्पेस रहेगा, ताजा पानी आता रहना चाहिए, बेहतर है। थैंक यू।